उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन जो थी ना, वो ऊपर भी ठीक है। मुझे ज़्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन ऊपर उसने क्या बोला, वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल और माइक्रोबियल स्पीशीज़, उनके अंदर होने वाले जेनेटिक वेरिएशंस को आप इंक्लूड कर लो, और वो स्पीशीज़ है पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रही हैं, उन सबको कंबाइन कर दो, वो है इस दुनिया की, इस पृथ्वी की, इस अर्थ की बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। WHO की डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है क्योंकि एक तो बेस मिल गया, वजन आ जाएगा डेफिनेशन के अंदर। अगर आप ये लिखोगे एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय WHO। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, एंड इट रेफर्स टू देयर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सभी प्रकार की उनके अंदर, ठीक है, जेनेटिक मेकअप से लेकर उनके टू कल्चरल डाइवर्सिटी। ये है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए दो मेजर कंपोनेंट्स को समझना ज़रूरी है। एक है स्पीशीज रिचनेस और दूसरा है स्पीशीज इवननेस। कुछ करेक्शन भी कर लेना अपनी बुक के अंदर, ठीक है। सेकेंड एडिशन में आई थिंक ये हो रखी है करेक्शन। इस बुक में जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ करेक्शन कर लेना। एक एग्जांपल है, ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ बहुत मेजर करेक्शन है। कहाँ गया ये? एक एग्जांपल है, थोड़ा सा एग्जांपल ये गलत है, जो ये कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, बस वो कंक्लूजन गलत है। अभी बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। स्पीशीज रिचनेस की बात करते हैं सबसे पहले। इतना बता दो, जो उसका इंट्रोडक्शन था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर आगे बढ़ूँगा। जो प्रीवियस लेक्चर में अभी मैंने बताया, कोई भी दिक्कत तो नहीं ना किसी भी प्लांट में? ये ब्रायोफाइट्स और ये जितना भी मैंने समझाना चाहता था समझ गए ना? मतलब इतना कॉन्फिडेंस है ना कि एक बार रिवीजन करके टिप्स पर आ जाएगी सारी चीज़ें आपके? हाँ, अब इसलिए आगे का चीज़ें समझ में आ पाएंगी आपको, वरना फिर ना ये चीज़ ठीक नहीं है। हाँ, और चैप्टर 1, 2 और 3 रिवीजन है, अगर आपका वो रिवाइज हो रखा है, और प्रीवियस और मतलब सारी चैप्टर्स, मतलब ये सारे चैप्टर्स का एक मिक्सचर है। आप ऐसा मान लो कि 1 से 8 तक हमने वेटलैंड तक जो भी चैप्टर पढ़े हैं, छोटा छोटा सबका पार्ट निकल कर ये एक चैप्टर बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। जैसे आप ये सी को देख लो, कीस्टोन स्पीशीज, इंडिकेटर स्पीशीज, ये हम सब पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो स्पीशीज रिचनेस, बायोडाइवर्सिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये मुझे बात ना इसकी बहुत अच्छी लगी, ये वाले टॉपिक की, कि जब मैंने इसको पहली बार उठाया था ना, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो जब से यूपीएससी की तैयारी मैं कर रहा हूँ 2016-17 से, तो बहुत टाइम से जानता हूँ मैं बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक, लेकिन ये नहीं बताती कोई भी बुक के इसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसने बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है, लैंग्वेज भी बहुत प्यारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीशीज रिचनेस की, और दूसरा कंपोनेंट होता है स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज रिचनेस को जानते हैं सिंपली, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कम्युनिटी में कितनी स्पीशीज मिल रही हैं, बस बात खत्म। नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एनवायरमेंटल कम्युनिटी। सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस अगर पृथ्वी पर होती है तो वो होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। दुनिया के सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मैं ले लूँ तो मैं क्या कहूँगा, कौन से रेन फॉरेस्ट के अंदर? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के अंदर, ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट के अंदर। यानी कि ये तो मुझे सिर्फ इतना बता रहा है कि अलग अलग प्रकार से जो टेरेस्ट्रियल लैंडफॉर्म्स होते हैं, चलो इसको भी छोड़ो और बेसिक पे चलते हैं। पृथ्वी पे दो ही चीज़ें होती हैं, या तो लैंड या ओशंस। इसने मुझे इंट्रोडक्शन में किस चीज़ से वाकिफ़ करवाया? ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगी? लैंड पर। तो चलो लैंड पर देखने को मिलेगी, तो इसको मैं एक बार के लिए क्रॉस कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। अब लैंड पर श्रेया को याद होगा, जो हम लोग अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट पढ़ते थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, सवाना, ग्रासलैंड, बहुत सारे प्रकार के हमने पढ़े। ये लैंड में हमें ये कह रहा है कि जो अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट, ज़मीन के टुकड़े जो हैं, उसमें से जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है। ओके, मान लिया। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी तो दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में तितर बितर होकर पड़े हैं। ट्रॉपिकल रेंज में, मतलब जो ट्रॉपिकल रेंज जो कंट्रीज हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक जो ट्रॉपिक्स हैं, वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे। अब वहाँ पर भी वो मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मुझे क्या पता है
दुनिया के सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में से सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस ढूंढने जाऊंगा तो कहाँ मिलेगी मुझे? अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर। और अमेजन रेन फॉरेस्ट की भी खोज में मैं निकलूंगा तो ज़्यादातर वो फॉरेस्ट मुझे कौन सी कंट्री में देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे? ब्राज़ील। बस ये समझाना चाहता था। अब आगे बढ़ो आराम से, कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्यों? बात ही खत्म हो गई ना ओशंस की। सबसे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी यहीं देखने को मिलती है। कितने प्रतिशत? मोर देन 70%। ठीक है। और अगर मैं मरीन इकोसिस्टम की बात करूँ, अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब लैंड से भले ये कम है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि इसके अंदर कोई भी स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती होगी, स्पीशीज रिचनेस नहीं होगी। बिल्कुल होगी यार, क्यों नहीं होगी। तो मरीन इकोसिस्टम में हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस जो देखने को मुझे मिलती है, वो मुझे देखने को मिलती है कोरल रीफ्स के अंदर। अगर मैं चलो कोरल रीफ, जैसे मैं अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की डिस्कशन में उतरा और मैं जाकर पहुंचा ब्राज़ील पर, ऐसे ही अगर मैं कोरल रीफ्स को पकड़ लूँ तो दुनिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ का झुंड मेरे को कहाँ देखने को मिलता है? द ग्रेट, ऐसे मत बोला करो, ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है स्पीशीज रिचनेस। समझ गए? एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, चाहे मरीन इकोसिस्टम हो, दो ही प्रकार के इकोसिस्टम मेजर तरीके से होते हैं, है ना, ज़मीन वाला, पानी वाला। वहाँ पर आपको स्पीशीज की जनसंख्या कितनी देखने को मिल रही है? सिंपल, वो है स्पीशीज रिचनेस। बायोडाइवर्सिटी का एक कंपोनेंट होता है। दूसरा है स्पीशीज इवननेस। थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। स्पीशीज इवननेस क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जब भी वर्ड आपके सामने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर रिलेटिव आता है तो उसका मतलब होता है एज कंपेयर टू समथिंग, सामने वाले के कंपैरिजन में क्या बात हो रही है। यानी कि यहां पर स्पीशीज इवननेस को अगर मुझे देखना है कंपैरिजन के लिए, हमेशा रूल यही कहते हैं ना कि मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए ना कंपैरिजन के लिए, राइट? तभी जान सकते हैं ना हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज को, या फिर किसको बेस्ट बोलना है, किसको वर्स्ट बोलना है। सामने वाले के कंपैरिजन में मुझे ये बताना है कि कौन से इकोसिस्टम में ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, फिर से पढ़ो। स्पीशीज इवननेस एक मेजरमेंट का तरीका है कि डिफरेंट जो स्पीशीज हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिचनेस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इन टर्म्स ऑफ देयर बायोडाइवर्सिटी, सामने वाले के कंपैरिजन में एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में उनकी अबंडेंस कितनी है। यानी कि कंपैरिजन के लिए मुझे यहां पर 2 इकोसिस्टम तो चाहिए ही चाहिए, 2 रीजन्स तो चाहिए ही, 2 हैबिटेट तो चाहिए ही। अब यहां पर इसने जो एग्जांपल लिया है, सही एग्जांपल, बस थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी कर दी। 2 फॉरेस्ट ले लिए इसने, सैंपल फॉरेस्ट ए एंड सैंपल फॉरेस्ट बी। हम नाम दे देते हैं इसको सुंदरबंस
और वेस्टर्न घाट्स चलेगा, जानते हो इसको, मतलब मोटा मोटी दिमाग में है कि कहाँ पर सुंदरबन है, कहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, समझ पा रहे हो। ये एग्जांपल लूँ फिर यही सैंपल 1 सैंपल 2 रहने दूँ, रखूँ इस एग्जांपल को। सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स किधर होंगे, 1 पर कि 2 पर, वेस्टर्न घाट कहाँ पर होंगे, 2 पर, ठीक है। चलो अंदाज़ा है इसका, मतलब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, नंबर को यही पकड़ लेते हैं, टाइगर्स, टाइगर्स, डियर, डियर, खरगोश, खरगोश, सबसे पहले टाइगर जो है, इधर 2 हैं, इधर 1 है, जो डियर है यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, और रैबिट जो है, खरगोश हैं, यहाँ 6 हैं, यहाँ 8 है। ओके, मुझे सबसे पहले स्पीशीज रिचनेस बताओ जरा, किसकी ज्यादा है। पहले चलो इसको कैलकुलेट करते हैं एक बारी, ठीक है। 6 + 5 11, सोच रहे हैं भाई बैठ के, ये भगवान, 6 + 5 11, और 11 + 2 13, 8 + 6 और 14 + 1 15। अब मुझे बताओ कि स्पीशीज रिचनेस किसकी ज़्यादा है। किसकी? वेस्टर्न घाट की ना। नंबर से नहीं देखा जाता है, नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं कह रहा है वो, इंडिविजुअल नहीं कह रहा है वो, पॉपुलेशन नहीं कह रहा है वो। ये 3 क्या हुई, टाइगर, डियर, रैबिट, ये स्पीशी हुई कि इसको नंबर की टर्म्स में देखोगे, 2 टाइगर, 5 डियर, 10 रैबिट। स्पीशी कितनी दिख रही है यहाँ पर आपको? सुंदरबंस में कितनी स्पीशीज दिख रही हैं आपको? 3। वेस्टर्न घाट में कितनी स्पीशीज दिख रही हैं? 3 यहां पर है, 3 यहां पर है। स्पीशीज रिचनेस के मामले में कौन जीता? कौन जीता बताओ? कोई भी नहीं जीता। इस केस में इसको टाई बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल। उसने भले ही ये अलग अलग नंबर दिए हैं, 2, 5, 6 सुंदरबंस के लिए, हम मतलब हमारे एग्जाम्पल में हम इसको मान लेते हैं, और 1 टाइगर, 6 डियर और 8 खरगोश,
वेस्टर्न घाट के लिए सैंपल बी फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिल तो 3 ही स्पीशीज रही है ना, टाइगर की स्पीशीज, नंबर छोड़ो उनके, टाइगर है, हिरण है और खरगोश है। तो दोनों इकोसिस्टम में सेम स्पीशीज रिचनेस नहीं होगी, बताना जरा। 3 स्पीशीज हैं और ये दिखा रहा है स्पीशीज रिचनेस को, इसलिए एग्जाम्पल लेकर समझाना ज़रूरी था, वरना तो मैं यहीं से फटाफट बोलते इसको 30 सेकंड में ख़त्म कर देता इस टॉपिक को। आपको ये चीज़ समझाना ज़रूरी है कि इसमें आपसे गलती ना हो। भाई नंबर ऑफ स्पीशी का मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है। स्पीशी एक ब्रॉडर कैटेगरी होती है, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर अगर अच्छे से पता है ना, तो ही आप इस चैप्टर को समझ सकते हो। अगर आपके वो रिवाइज हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। मतलब समझने की तो बात नहीं, समझ में तो अभी भी आ ही रहा होगा, तो आपके लिए वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी हमने सब करा था एक पूरा का पूरा पहले चैप्टर के अंदर। सब अलग होता है, स्पीशी और पॉपुलेशन सेम होता है। आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल को काउंट करोगे उसको स्पीशी बोलोगे, वो सेम होता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपको सेम दिख रहे हैं कि अलग अलग दिख रहे हैं? अलग अलग। ज्यादा किसमें? वेस्टर्न घाट में है। तो सबसे पहले तो एक तो इसको करेक्ट कर लेना, हमने नंबर सारे इसी के पकड़े, वो मैंने इसलिए पकड़े हैं जितने नंबर इसने दिए थे ना। जैसे सैंपल ए में इसने 2 टाइगर बोला, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर। इसने यहाँ पर 1 टाइगर बोला, मैंने 1 लिख दिया। 5 डियर, 6 डियर, 5 6, 6 रैबिट, 8 रैबिट, 6 और 8। वो इसलिए समझाने के लिए ताकि आप जब बुक से अपने पढ़ो वहाँ पर आप एक चीज़ को करेक्ट कर लो, इसलिए मैंने सेम नंबर लिए। कह रहे दोनों फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सेम नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल्स हैं, 15 है क्या हमारा रिजल्ट? नहीं ना, तो ये लाइन को काट देना है, गलत कर दी इसने लाइन। सेम की तो बात ही नहीं, और 15 को तो छोड़ ही दो। और ज्यादातर आपको किसमें नंबर ज्यादा दिख रहा है? वेस्टर्न घाट के सुंदरबंस में। बताओ, सुंदरबंस में दिख रहा है नंबर ज्यादा कि वेस्टर्न घाट में दिख रहा है? बताओ। वेस्टर्न घाट में दिख रहा है। स्पीशीज इवननेस की जरा डेफिनेशन पर आ जाओ। स्पीशीज इवननेस क्या कहती है? इसलिए मैंने ये टर्म लिखा था आपके सामने, ये वाला। सामने वाले के पास कितने आंकड़े हैं और आपका आंकड़ा क्या है। हो गया ना कुणाल? क्लियर हो रहा है ना? रिलेटिव का वर्ड का मतलब यही होता है, एज कंपेयर टू समथिंग। कंपैरिजन कर तो दिया, और कंपैरिजन हमेशा मिनिमम 2 लोगों के बीच में हो सकता है। कंपैरिजन वर्ड का मतलब ही यही होता है, बिटवीन हिम और हिम, हर और हर, हिम और हर, ठीक है। तो एज कंपेयर टू समथिंग, सामने वाले के कंपैरिजन में, मतलब कौन किसके सामने यहां पर आपको नंबर के साथ ज्यादा दिख रहा है? वेस्टर्न घाट। तो यहां पर इसमें आपको बोलेगा वो कैसा कह रहा है, सैंपल फॉरेस्ट ए, यानी कि हमारे केस में सुंदरबंस, इट हैज मोर इवननेस देन सैंपल फॉरेस्ट बी। यहां ज्यादा इवननेस है, बताओ। यहां ज्यादा इवननेस है? नहीं, ये लाइन भी इसका मतलब गलत है। ज्यादा नंबर आपको कहां देखने को मिल रहे हैं? बी में, क्योंकि अगर ये बी की कंक्लूजन निकाले तो इसके पास कितनी पॉपुलेशन आएगी टोटल निकलकर? 15 की। और ए की निकाले तो कितनी आएगी? 13। अब बताओ किसकी इवननेस ज्यादा है? वेस्टर्न घाट की।
ठीक है। तो लो इवननेस इंडिकेट्स दैट अ फ्यू स्पीशीज डोमिनेट द साइट। जब भी लो, मतलब वो आपको एक अलग से बता रहा है एक पॉइंट कि जब भी किसी एरियाज की स्पीशीज इवननेस अगर लो हो तो समझ जाओ कि वहां पर उस पर्टिकुलर रीजन में उस पर्टिकुलर हैबिटेट में कम स्पीशीज देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर स्पीशीज का जो वो मतलब लेकर आ रहे हैं ना, स्पीशीज इवननेस, स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स, इस बात को लिख लेना। इसलिए मैं आपको कहता कि कुछ करेक्शन मुझे करवानी है आपको, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके। और ये जो स्पीशीज रिचनेस है वो क्या है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, कम्युनिटी नंबर बड़ा होता है भाई पॉपुलेशन से, वहां पर कितनी स्पीशीज आपको देखने को मिल रही हैं, वहां नंबर्स को ना देखकर सिर्फ हम लोग टाइप्स ऑफ, जेनेटिकली मैच टाइप्स ऑफ स्पीशीज को देखते हैं। टाइगर, डियर और रैबिट में कोई भी जेनेटिक लिंक है? नहीं ना। सेकेंड एडिशन में जैसे ये जो दे रखा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये सेकेंड एडिशन है जिसमें आपके इस वाले एडिशन से ये अलग है। एग्जाम्पल, इन्होंने यहाँ पर नंबर 13, 15 लिए। सेकेंड एडिशन में ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर जो नंबर है वो सेम बना दिया। 2, 6, 7, 15 होते हैं। 1, 6, 8, 15 होते हैं। स्पीशीज 3 ही है, टाइगर, डियर, रैबिट, 3 स्पीशीज हो गई। पॉपुलेशन स्पीशीज रिचनेस के टर्म्स में 3 है, दोनों सेम है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के टर्म्स में दोनों 15-15 है, ठीक है। लेकिन फिर भी कह रहा है कंक्लूजन में, सैंपल फॉरेस्ट ए हैज मोर इवननेस देन सैंपल फॉरेस्ट बी। क्यों भाई, एनी रीजन? स्पीशीज सेम है, पॉपुलेशन सेम है, क्यों? और मैं आपको ये बता रहा था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। इधर 2 टाइगर हैं, इधर 1 है। चलो टाइगर के मामले में जो फॉरेस्ट ए है वो जीत गया, डियर तो सेम है। लेकिन रैबिट के मामले में फिर फॉरेस्ट 2 जीत गया, बी फॉरेस्ट जीत गया। यहाँ 8 रैबिट है, वहाँ सिर्फ 7 रैबिट है। बताओ क्यों? मैं दूँ इसका आंसर? वेरी गुड। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ टाइगर इन केस ऑफ ए इज लेस देन बी। ये अच्छा, ये आपका आंसर ये दे रहे हो। हाँ, मतलब बेसिकली इससे डराइव आंसर यहीं पर है ये इसका। यहाँ पर आपको ए के अंदर क्या देखने को मिल रहे हैं ज़्यादा? टाइगर ना। टाइगर कौन होता है फूड चेन का? फूड चेन का टाइगर कौन होता है? किसी भी फूड चेन के अंदर टाइगर का रोल क्या होता है? हाँ, टॉप लेवल का कौन होता है? प्रेडेटर। दबदबा इसमें किसका ज्यादा रहेगा जंगल में? टाइगर का। अगर टाइगर की संख्या कम होने लगे उससे फर्क क्या पड़ता है? बाकी स्पीशीज डोमिनेट करेंगी। बैलेंस रखने का काम क्या प्रेडेटर भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना ग्रोअर्स इंपॉर्टेंट है उस फूड चेन में, उस इकोसिस्टम में? मानते हो इस बात को? बताओ। अगर सारे डियर मर जाएं तो टाइगर जिंदा रह सकता है? नहीं ना। और सारी जगह पर फिर घास ही घास हो जाएगी। इसलिए बोल रहा है सैंपल फॉरेस्ट ए हैज मोर इवननेस देन सैंपल फॉरेस्ट बी, क्योंकि यहां पर ना आपसे एक्सपेक्ट ये करा जा रहा है कि आप ना एनिमल्स के कंटेक्स्ट में, उन पॉपुलेशन, उन स्पीशीज के कंटेक्स्ट में आप उनका रोल भी पहचानो कि कौन सा क्या रोल निभा रहा है इन द एंटायर इकोसिस्टम एंड इन द कंसेप्ट ऑफ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। श्रेया, आप क्लियर हुआ? अच्छे से मतलब समझ में आ गया? नहीं हुआ क्लियर? अच्छा ठीक है। और पहले मुझे ये बताओ, ये वाली बात क्लियर हो गई श्रेया? ये टाइगर वाली जो मैंने अभी बोली, नंबर ऑफ टाइगर्स आता है,
जो आपने बोला था वही है, ठीक है। हाँ, टाइगर्स क्योंकि अगर ज़्यादा है ना तो वो मेंटेन करके ज़्यादा रख पाएंगे, किसी की भी संख्या बढ़ने नहीं देंगे। और पता है ये ना फूड चेन को मेंटेन करने के लिए अच्छी बात होती है। आप ये सोचो कि वो मार के खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, उससे बैलेंस रहेगा। जैसे इंसान एक रीज़न क्या देते हैं नॉनवेज खाने का, कि अगर हम मुर्गियों को नहीं खाएंगे तो पूरे दुनिया में मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हो जाएंगी, बोलते हैं ना अक्सर इंसान। तो यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है ये सेकेंड एडिशन के अंदर कि यहाँ पर सैम्पल फॉरेस्ट ए हैज़ मोर इवनेस देन सैम्पल फॉरेस्ट बी। अब ऐसी कोई केस स्टडी वगैरह तो आपको आनी नहीं है, तो जब वो आनी नहीं थी तो मैंने सुंदरबंस और वेस्टर्न घाट्स का एग्जांपल देकर आपको क्लियर कर दिया। इससे अच्छी चीज़ क्या हो गई, आपका दिमाग दोनों डाइवर्सिटी में मैं लेकर चला गया। जो आपको फर्स्ट एडिशन में ये चीज़ गिवन है ये भी आपकी यहाँ से कवर हो गई, और सेकेंड एडिशन के अंदर ये जो है आपको ये भी पता लग गया कि क्यों यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट ए हमारे केस में सुंदरबंस इट हैज़ मोर इवनेस देन वेस्टर्न घाट्स। ओके, अब एक बात याद रखना सॉरी, बायोडाइवर्सिटी इज मेजर्ड बाय टू मेजर कंपोनेंट्स, स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवनेस हो गया। अब ना ये दो कंपोनेंट्स हो गए, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है बेसिकली। अब टाइप ना बोलकर आप इसको एक अलग से टॉपिक मान लो, तो बस आपको ये सीखना है एल्फा, बीटा, गामा। ये आपने सुने होंगे साइंस में कभी शब्द है ना, फिजिक्स में सुने होंगे, एल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा वेव्स। मेडिटेशन करते वक्त हमारी ये तीनों वेव्स ब्रेन में जागरूक होती हैं। यूनिवर्स में इन तीनों वेव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये शब्द आपको देखने को मिलते रहते हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में इनका मतलब क्या है इसको समझते हैं। बहुत ईजी है तीनों। एल्फा डाइवर्सिटी, इट रेफर्स टू डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। कोई भी एक एरिया या इकोसिस्टम पकड़ लो, फॉर एग्जांपल सवाना को ले लो, ग्रासलैंड्स को ले लो, जिराफ मिलेंगे, घोड़े मिलेंगे, ऐसे आप एक इकोसिस्टम को पकड़ लो, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर कितनी डाइवर्सिटी मिल रही है, एंड इट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड बाय नंबर ऑफ स्पीशीज। यानी कि वहाँ पर स्पीशीज रिचनेस कितनी है उस इकोसिस्टम में। ये हो गया अल्फा डाइवर्सिटी। दूसरी बीटा डाइवर्सिटी, अगर आप दो इकोसिस्टम या नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स के बीच में कंपैरिजन करो, सवाना वर्सेस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्सेस कोस्टल वेटलैंड्स, समुद्री किनारा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स। मैंने तीन ले लिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए। इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम्स and it is usually measured as a change in the number of species between the ecosystem. यहाँ कितने एनिमल पॉपुलेशन, यहाँ कितनी, यहाँ कितनी। एंड डोंट वरी, मैं एनिमल एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ऊपर टाइगर, डियर और रैबिट था। जब भी हम लोग एनवायरनमेंट इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, दोनों चीज़ें साथ में आती हैं। फ्लोरा प्लस फॉन। हरे भरे पेड़ आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे इन तीनों में से बताओ, अगर मैं फ्लोरा डाइवर्सिटी को पकड़ लूँ तो। सवाना में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, कोस्टल वेटलैंड्स में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, हाँ ट्रॉपिकल में।
सबसे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली बता दो कहाँ देखने को मिलेगी मुझे, सांप की, बिच्छू की, या फिर कोई भी एनिमल्स हैं, डियर्स, रैबिट, कहाँ पर? सवाना तो ग्रासलैंड होता है, वो तो सूखा पड़ा रहता है, ज़्यादा स्पीशीज वहाँ पर हो नहीं पाती हैं। बताओ ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली आप लोग बता दो, अभी तक जितना तो सीख ही चुके हो 7 चैप्टर से। कोस्टल इलाका है, कोस्ट और लैंड में हमेशा कौन जीता है बायोडाइवर्सिटी के केस में? अगेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वगैरह, थोड़ा सा अपना ब्रेन खोलो ना सुगंधा, सबको सबकी तरफ लेकर जाओ अपना दिमाग। छोटे छोटे माइक्रोब्स, फंगस, मोसेस, लिचेंस, मशरूम्स, ठीक है, फ्लाइज, स्नेक्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इतना कुछ मिल जाएगा कोस्टल वेटलैंड्स में? ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया। इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स यूजुअली मेजर्ड एज अ चेंज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन द इकोसिस्टम। मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा कहाँ पर ज़्यादा है, क्या है, और आपने खुद इमेजिन कर लिया होगा। अब गामा डाइवर्सिटी, इट इज़ अ मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स विद इन अ रीजन। एक रीजन को पकड़ लो, इंडियन पेनिनसुला को पकड़ लो, क्या मुझे यहां पर कोस्टल रीजन, प्लेन रीजन, फॉरेस्ट, फिर उसके अंदर मैं भले ही बोल दूं ड्राई डेसिडुअस, रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इन सारी जगहों पर अलग अलग प्रकार की स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये सारे अलग अलग प्रकार की इकोसिस्टम है। बताओ, मैं अगर यहां पर सिर्फ दो चीज़ें पकड़ लूं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और कोस्टल वेटलैंड्स, क्या मुझे इंडियन पेनिनसुला में दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी? 1 और 2? इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत अलग होगी ना, कोस्टल वेटलैंड की बायोडाइवर्सिटी अलग होगी ना एज कंपेयर टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट? होगा। लेकिन अब मैं अगर इन सबको मिला दूं, फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी एक रीजन में जहां पर आपको सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोस्टल वेटलैंड्स ये सब देखने को मिल रहा है, मैं अगर इन सबको मिला दूं, ओवरऑल डाइवर्सिटी की यहां पर बात हो रही है ना, 1 + 2 + 3, overall diversity of different ecosystems within a region. This is known as gamma डाइवर्सिटी। समझ में आया? एल्फा बात करता है एक इकोसिस्टम के बारे में, बीटा बात करता है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम के बारे में, गामा बात करता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इकोसिस्टम के बारे में। कोई दिक्कत नहीं ना? इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।